इतने अच्छे आपके टीचर्स हैं वैसे नहीं थे, लेकिन हमारे भी ठीक थे। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। समस्या थोड़ी ये आती थी कि मैं एक स्लो लर्नर था। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली थी हमारी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े अधिकारी थे, दादा भी हमारे बहुत बड़े अधिकारी, चाचा भी दादा बहुत बड़े अधिकारी थे। तो ब्यूरोक्रेसी घर में हम देखते थे, लेकिन उनकी हमसे उम्मीदें थी जैसे आपके पेरेंट्स की आपसे उम्मीदें हैं, स्कूल की आपसे उम्मीदें हैं, वैसी उम्मीदें मेरे से भी थी। समस्या आती थी कि जब बोर्ड था, आपके समय बोर्ड 6x4 का ही बोर्ड है, मेरे समय भी वही था। मैं जब छोटा था तो वो ब्लैक बोर्ड था, फिर थोड़े टाइम बाद उसमें कलर चॉक्स आने लगी, फिर वो बोर्ड कन्वर्ट हो गया व्हाइट बोर्ड में, फिर मार्कर आए ब्लू कलर के, फिर ब्लैक कलर के कलरफुल मार्कर आए, अब एक स्मार्ट बोर्ड आ गया है, अब एआई इनेबल्ड स्मार्ट बोर्ड आ गया है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम उस समय थी वो आज भी वैसी की वैसी है। ऑल्दो बोर्ड चेंज हो गया है, लेकिन बोर्ड इज बोर्ड, वो 6x4 का ही बोर्ड है। हम एजुकेशन सिस्टम को उस बोर्ड के बाहर नहीं लेके आ पाए। ये मुझे लगता है शायद एनईपी में इसका सॉल्यूशन हो जाए। तो समस्या क्या थी कि मैं बोर्ड से नहीं समझ पाता था। अगर मुझे कोई वर्किंग मॉडल बता देता था तो मुझे वो चीज जल्दी समझ में आती थी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल पे। अपने स्पोर्ट्स टीचर है सर। अच्छा, आपको फुटबॉल तो खिलाते होंगे? अच्छा, देखते तो है ना, हमने फुटबॉल देखा है, मेसी को देखा है, रोनाल्डो को देखा है, पेले को देखा है, मैराडोना का देखा है, जिडान को देखा है। तो फुटबॉल हमें पता है कि एक फुटबॉल होती है। मैं छोटा सा आपसे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के बारे में जानना चाहूंगा कि आपको उस फुटबॉल में एक स्फीयर दिखता है, आपने कहा 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर होगा, वो किस 2D ऑब्जेक्ट से बनता है, बता पाएंगे? कौन सा एक 2D फिगर है जिससे बनता है? किससे बनता है? सर्कल से? सर्कल से नहीं बनता। यस, पेंटागन है, हेप्टागन। देखिए, वो पेंटागन और हेक्सागन से बनता है, और कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन होंगे वो नहीं यार। तो इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत वीक है। उसका रीजन क्या है? हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो बोर्ड पे ही पढ़ा है। अब मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करूंगा इससे। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो आप क्लास 12 में देंगे, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, आईपी मैट हो, क्लैट हो, यूपीएससी आरपीएससी की तरफ आप लोग जाते हैं, या आप अपना एकेडमिक्स भी परस्यू करते हैं, तब आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा जो आपको याद करना होगा। और जो प्रोसेस है वो लैक्स ऑफ स्टूडेंट दे रहे हैं। 17 लाख के आसपास बच्चा तो जेई में ही बैठा है इस बार, नीट में भी ऑलमोस्ट इतना ही बच्चा था। सिलेक्शन के लिए कितनी सी सीट्स हैं आईआईटी के अंदर? कोई 18,000 के आसपास, 18,000 के आसपास सीट्स है। एनआईटी की मान लो 20,000, तो 38,000 के आसपास हम लोगों का सीट है। तो जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। अगर पूरी क्लास में से मुझे 2 बच्चे लेने तो मैं इन बच्चों में से निकाल सकता हूँ, लेकिन जब लैक्स ऑफ स्टूडेंट है तो वो रिजेक्शन प्रोसेस होता है। तो रिजेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये सोचा जाता है कि क्वेश्चन ऐसा बने कि 10,000 20,000 स्टूडेंट वहां से डिलीट हो जाए। तो इस डिलीशन प्रोसेस के बाद में जो बचता है वो आपका सेलेक्ट होता है। तो ये जो रिजेक्शन प्रोसेस है, इसके कारण बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो लोग काम करते हैं। मैं एनडीए का एक एग्जांपल देता हूँ। एनडीए का मतलब जो जेई नीट का, आपका जेई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन कराता है। कितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं जेई नीट की? आप कौन सी क्लास में बच्चों? क्लास 12। चलिए, अभी आपसे बहुत अच्छी बात करेंगे। तो देखिए, और ये आपके लिए भी लेसन होगा और आपके जो जूनियर्स है जो तैयारी करने वाले उनके लिए भी होगा। देखिए, इस बार का जो जेई का पेपर था, ऑलमोस्ट 4 ईयर से क्या हो रहा है वहां पे, उसके अंदर वो लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी साइड में रखते हैं, मोर और लेस उसमें भी ऐसा ही है। मैथमेटिक्स में जब भी आप पेपर की एनालिसिस देखेंगे तो एनालिसिस में आता है कि पेपर वाज इजी बट लेंदी। तो लेंदी का मतलब क्या था? कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं? कितनी देर देते हैं आप कैलकुलेशन पे? यस, आप लोग क्लास में कितनी देर देते हैं? आपके यहाँ बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। 1 इज मैथमेटिक्स, सेकंड 1 इज फिजिक्स, थर्ड 1 इज ऑर्गेनिक, फोर्थ 1 इज इनऑर्गेनिक, फिफ्थ 1 इज फिजिकल केमिस्ट्री। 5 सब्जेक्ट्स, जबकि पढ़ना 3 था।
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और आप थोड़ा बहुत टाइम अगर कैलकुलेशन पे देते तो आप देखिएगा आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो भी आपको मिलेगा और आपका जो ड्रीम ब्रांच है वो भी मिलेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन हम कहते हैं सिली एरर हो गई, तो सिली एरर बेसिकली कॉन्सेप्ट की है तो मान के चलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन पे है तो उस पर आपको देना ही होगा टाइम। देखिए सभी बच्चे मुझे लगता है स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, स्कूल बस से ही आते होंगे। कितना टाइम लगता होगा ट्रांसपोर्टेशन में? कितनी देर? हाफ एन आवर, 10 मिनट, 18 मिनट से ज्यादा लगता है, 20 मिनट से ज्यादा लगता है। उस समय आप करते क्या है? देखिए मैं जब जाता था मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ, और आपको क्या करना है आपको डिसाइड करना है। देखिए जब मैं जाता था तो हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, तो हम लोग स्कूल बस में जाते थे, तो जहां बैठते थे उसके आगे एक गाड़ी चलती थी, उसमें 4 डिजिट का नंबर होता था। मैं जैसे कोटा का हूँ तो RJ20 लिखा हुआ होता था। अच्छा मैं उस समय का हूँ जब कोटा फैक्ट्री नहीं था, फैक्ट्री मीन समझ गया आप, कोचिंग कल्चर नहीं था। और मेरा जो मकान था वो बंसल साहब का नाम सुना होगा आपने आईटी में, मैं कॉमन वॉल नेबर टाउन था, उनकी डॉटर भी मेरे साथ स्कूल में थी। कॉमन वॉल का मतलब एक ही वॉल थी हमारे मकान के बीच में, तो हमने उस ग्रोथ को होते हुए देखा है। उस समय वो पढ़ाना शुरू नहीं हुए थे, मेरे सामने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल से वो शुरू हुए थे पढ़ाना। तो जब हम लोग जाते थे तो उस समय मन में था कि, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे समझ में कम आता था, मैं वर्किंग मॉडल्स के थ्रू ही पढ़ता था। तो जब हम लोग बस में जाते थे तो हमारे जो 4 नंबर जो दिखते थे, मैं क्या करता था उसकी 2 डिजिट को पहले डिजिट सम करता था, ऐड कर लेता था, फिर 2 डिजिट लेके फिर 4 डिजिट में, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर 6174 है, तो दिस इज कापरेकर नंबर, मुंबई के मैथमेटिशियन है, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। तो नंबर देखता तो मुझे नंबर समझ में आने लगे, दिखने लगे। मैं नंबर्स की शुरू की 2 डिजिट लेके पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट निकाल लेता था। क्लास 12 के बच्चे पीरियोडिक टेबल पूरी याद है बच्चों आपको? कितने लोग हैं इस क्लास के अंदर इनको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है? देख लीजिए आप, क्लास 5th 6th में आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जानी चाहिए, और बहुत आसान तरीका है। मैं एक छोटा सा कोई आएगा यहाँ पे क्लास 12 का बच्चा? आ जाइए, डरिए मत, मैं साथ हूँ आपके, आ जाइए। अरे आ जाओ, और बच्चे के लिए ताली तो बजा दो यार। अच्छा मैं ये मान रहा हूँ कि ये बच्चा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इससे जो भी क्वेरी करूंगा मैं मानूंगा ये आपकी तरफ से ही बोल रहा है। अच्छा क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा पायस, अगर आपको आज पीरियोडिक टेबल, कौन सी क्लास में होगा? 10th में। अगर आपको 5th क्लास में पीरियोडिक टेबल याद होती तो आपका कॉन्फिडेंस केमिस्ट्री को लेके कैसा होता? हायर होता। अच्छा कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? सर 118। इन्होंने कहा 118 एलिमेंट होते हैं। अच्छा मैंने कहा 74 जो एलिमेंट है उसका नाम बताओगे आप? मेटल्स। नहीं मेटल्स तो है, क्या नाम है? देखिए 74 7 कोड इज सी एंड 4 कोड इज आर। सी आर मतलब कार को पार्क करते हैं हम, टांगते हैं कार को। अच्छा आ जाओ बेटा, अरे वाह क्या बात है, क्या नाम है बच्चे? बड़े सुंदर दिख रहे हो। अच्छा धैर्य कोचिंग ले रहे हो? बट ऑब्वियस ले रहे होंगे है ना, बिना उसके काम नहीं होता। क्योंकि एनटीए के बीच में पहले जब मैंने जब जेई लिखा था तब मेरा एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी उनके बीच में था। अब कुछ सालों के बाद जब मैंने दिया उसके बाद कोचिंग इंडस्ट्री बीच में आ गई, और कोचिंग इंडस्ट्री और एनटीए का जो एग्जामिनेशन है उनके बीच में लगा हम तो है ही नहीं कहीं पे। क्योंकि मुझे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी के नुकसान में किसी का फायदा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, मुझे आज समझ में आती है वो कि किसी के नुकसान में किसी का फायदा जरूर होता है। तो समझ गए होंगे, अब आप कोचिंग में जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा। मनन मुझे जानना था, कोचिंग में आपको जब आप आए होंगे पहले दिन 11th में आपने ज्वाइन की होगी, तब आपको पहले दिन कहा गया होगा इतने स्क्वायर याद कर लीजिए, इतने क्यूब्स याद कर लीजिए, इतने अंडर रूट्स याद कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिए, एलिमेंट्स इस तरह से याद कीजिए कि आपको बोला जाए और आपको याद होना चाहिए। ये सब कहा गया था क्या? अच्छा ये सब कुछ आप पहले तैयार कर सकते थे क्या? यस सर। अच्छा 6th to 10th का जो सिलेबस है वो ऐसा है जैसे हम पार्क में घूम रहे हैं, बहुत आसान है, इजी है, मजा आता है। आप 10th में ऐसा लगता है आपको? यस सर। पार्क मतलब सेंट्रल पार्क, सिटी पार्क वैसा है। लेकिन यही पार्क जब 11th 12th में जाते हैं तो जुरासिक पार्क हो जाता है, वो भी पार्ट 4। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा 10th तक का जो सिलेबस है वो मान लीजिए x है, तो 11th का सिलेबस 10x बोल सकते हैं क्या? उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है। जब आप क्लास 10 से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे 11th में या कोचिंग कल्चर में जाएंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा
कि आपका सिलेबस 10 टाइम्स हो गया और टाइम कितना ही है। अच्छा डॉक्टर सीमा, मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक बार मैम आप भी आ जाइए। अब मैं मैम से पूछ रहा हूँ, शायद मेरी जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता पाएंगे। मैडम, जब आप क्लास 10 में थे तो आपका स्क्रीन टाइम कितना था? स्क्रीन टाइम का मतलब मोबाइल, टीवी, आईपैड, ये सब के लिए कितना था मैम? We didn't have the mobile at those times. अच्छा, मैम ने कहा मेरा 0 टाइम था। अच्छा, आपका कितना है? सही बताइएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं। 2 to 3 hours. 2 to 3 आवर्स। तो मैडम, क्या अब 24 आवर्स से 25, 26, 27, 28, 30 आवर्स का दिन हो गया है, या दिन इतना ही रहा है? इतना ही रहा है। इसका मतलब हमारा समय कम हो गया है। हमने कहां दे दिया है समय? मोबाइल को। अच्छा, हुआ क्या, अब यहीं पे अपन रुकते हैं, फिर हम इनसे कनेक्ट करेंगे। आधार कार्ड कितने लोगों का बना हुआ है? अरे वाह, क्या बात है सर। अच्छा, अपना आधार कार्ड नंबर कितने लोगों को याद है? देख लीजिए आप। अच्छा, आधार कार्ड आप ही का है? आप ही ने बनवाया है? आप ही के काम आता है? फिर भी हमें याद नहीं है। तो अब यहाँ पे रुकते हैं। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे इस बारे में। बेटा, जैसे आप 12th में हैं ना, तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बुक देखी होगी। कोई भी सब्जेक्ट की बुक, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, उसमें कितने कंपोनेंट नजर आते हैं? एक तो टेक्स्ट नजर आता है, टेक्स्ट होगा, फिर एक नंबर लिखे होंगे यानी डेटा होगा, और तीसरा डायग्राम होगा। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? थ्योरी है बस। थ्योरी का मतलब टेक्स्ट हो गया। यानी 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट में पहला टेक्स्ट आ गया, दूसरा नंबर आ गया और तीसरा डायग्राम आ गया। नंबर के बारे में, जब आपको आपका आधार कार्ड याद नहीं है तो आपको नंबर भी याद नहीं होते हैं। ये बात सही है गलत है? अभी प्रूव कर देते हैं। बेटा, 4 into 6 क्या होता है? 24. अच्छा, 1 to 4 into 3 to 9 कितना होता है? ये क्यों याद नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने 4 into 6 बोला, तो इन्होंने मैथ्स भी याद कर लिया है, मैथमेटिक्स को क्या कर लिया है? याद कर लिया है। अभी आपको एक अच्छा डेमो देते हैं। देखिए, डेमो का मतलब ये नहीं है कि ये बच्चे होशियार नहीं है, बहुत होशियार है, और मुझे पूरी उम्मीद है सिलेक्ट होंगे, आप भी होंगे। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं अभी जैसे बात हो रही थी मैथमेटिक्स की, तो बेटा a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus B square plus 2AB. बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने जब आपको a plus b का होल स्क्वायर बोला, तो आपको कुछ चमका था या आपको फॉर्मूला आ गया? Formula. फॉर्मूला याद आ गया। अब मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, a plus b plus c plus d plus e plus f g h i j k l m n o p q r s t v w x y z का स्क्वायर बताइए। Individual terms का. अब ये भी कोई जुगाड़ लगा के बता देंगे। कुछ चमका? आया ना? ना. अब इनके बाद आते हैं। देखिए, चलिए, ये तो हो गए, अब इनसे बात करते हैं। अच्छा, a plus b का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। चलिए, इन्होंने कहा a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही था। अच्छा, कुछ चमका था या फॉर्मूला याद आ गया? मतलब फॉर्मूला याद आ गया, चमका नहीं था, मतलब फॉर्मूले के लिए चमका था, या कोई मॉडल याद आया? अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं भाई, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बताइए। a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। देखिए, स्क्वायर देखते एरिया याद होना चाहिए। अगर आपने इसको वर्किंग मॉडल के थ्रू किया होता, तो आप मानिए आपको वो चमकता, और मैं a प्लस b प्लस c अप टू z का स्क्वायर बोलता, तो आप फॉर्मूला बता देते, क्योंकि आप थ्रू वर्किंग मॉडल चल रहे होते। हमने क्या करा, मैथमेटिक्स को इतना टफ बना दिया, हमने फॉर्मूला बेस कर दिया, जबकि मैथमेटिक्स कभी फॉर्मूला बेस थी नहीं। अभी जब मैंने आपको a प्लस b का होल क्यूब बोला, तो आपको कोई वॉल्यूम याद आया या आपको फॉर्मूला याद आया? अगर ये वॉल्यूम याद आता, तो ये जब मैंने इनको a प्लस b प्लस c का होल क्यूब क्या होता, तो 6abc एक टर्म आती है, वो इनको तुरंत याद आती है, और हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं पहली बार करने में। उसके बाद तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता। किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आप विजुअलाइज करते, और जेई नीट के अंदर आप क्वेश्चन आंखों से फोड़ देते। खूब 4 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, और 4-5 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, आपका कॉलेज बदल जाएगा, आपकी ब्रांच बदल जाएगी। हो सकता है वो एनआईटी जयपुर से आईआईटी दिल्ली हो जाए, और आईआईटी दिल्ली में मेटलर्जी की जगह आपका कंप्यूटर साइंस हो जाए। तो इतना फर्क पड़ेगा इन 4 क्वेश्चन से, क्योंकि एक-एक नंबर पे, एक-एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एक-एक नंबर पे हजारों बच्चे होते हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। हमारी जर्नी में हमने ये चीज, छोटी छोटी चीजों की एनालिसिस की। अब यहाँ तक समझ में आता है? समझ में आ रही है ना आपको बात? अच्छा, चलो, ये थोड़ा हेल्दी होना जरूरी है। बेटा, थोड़ा वहां जाओ आप सर के पास। अब एक बार दौड़ते हुए इधर से आ जाओ। आज हम तुम्हारा 1-2 ग्राम वजन तो कम करा ही देंगे।
अच्छा ये अभी दौड़ के आया तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में आपको कोई फील आया क्या कि कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन कितना था? अच्छा जब ये नीचे आ रहा था तो इसने कितना न्यूटन फोर्स डाला? किसी को फिजिकल फील आया क्या? अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे आप जेई नीट करते हुए, सही बोल रहा हूँ गलत? सही बात है। अच्छा इस कमरे के अंदर आप लोग आए तो इसका वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं क्या, कितना होगा? फील आया क्या कितना होगा? मीटर क्यूब में, फीट क्यूब में? अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऐसे? हाँ सर। इसका मतलब हमें सब्जेक्ट की फिजिकल फील नहीं है। अब अगर मैंने मान लीजिए मेरा ये मोबाइल है, मैंने इनको दे दिया, अच्छा लेने वापिस दूंगा यार, है ना? अच्छा कितना वेट होगा इसका? अब देखिए इसका मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 2 टन का है सर, 2 टन का है, इन्होंने कहा सर 200, 300, 500 ग्राम होगा, ऑलमोस्ट ठीक है। इसका मतलब इनको ग्राम की यानी किलोग्राम और मास की फील है, लेकिन क्या वेलोसिटी की फील है? अच्छा कोशिश की थी इसके लिए? नहीं सर, नॉर्मली हमने तो ये देखा था कि जा रहा है कोई आ रहा है, बस हमें पता था कि यार दौड़ रहा है तो वेलोसिटी होगी, दौड़ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, फील नहीं है। अगर फील होता तो आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें कैसा लगता है आपको? हाँ सर फील था। फील आता। चलिए इसका मतलब अभी जिनके पास टाइम है, जो अर्ली क्लासेस में है, उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है। 365 डेज है, 200 डेज आप स्कूल में आते हो, 200 कॉन्सेप्ट लेके जा सकते हो स्कूल से, बहुत चीजें अपने पास यहाँ। अब मैं आपको आपने IUQM का नाम तो सुना होगा सर IOQM, IUQM RMO, INMO, ये एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं। ओलंपियाड का मतलब प्राइवेट ओलंपियाड नहीं, जो गवर्नमेंट ओलंपियाड होते हैं, जिससे हम लोग जैसे ओलंपिक्स में गेम्स में जाते हैं, वैसे ही हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होते हैं, उसमें भी जाते हैं। मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा आज। बेटा अगर मैथमेटिक्स ओलंपियाड निकल जाए आपका तो आपके चांसेस क्या होंगे? सर बहुत हाई है। IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, मोस्टली जितने IITs हैं वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं अपने यहाँ पे, अगर आपने ओलंपियाड क्रैक कर लिया है। और ये मैं आप जैसे हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर हम लोग यूरोप की तरफ जाते थे, कंट्री आता है उसका नाम है सर्बिया, ठीक है, छोटा सा है, 70 लाख से 35 लाख तो हम लोग ही हैं यार। और आपको पता है कितने बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं आप जैसे? 35 करोड़ इंडिया के अंदर, कितने? और उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख है। उसकी जो कैपिटल है वहां पे एक स्कूल है जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स ग्रामर स्कूल। तो मैथमेटिकल आप सर्च कीजिएगा, मैथमेटिकल ग्रामर स्कूल की खास बात क्या है, उसमें टोटल इनटेक 550 स्टूडेंट का है। मेरी अभी फादर से बात हो रही थी, मैंने कहा फादर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है कि हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि हम लोग ऐसी फैसिलिटीज बच्चों को दे पाए, कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैं आपके स्कूल में आया तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। मैं अंदर आया, मैं पहली बार आया इधर, तो अंदर आते ही लगता है ना, जैसे मैं नहीं थी जयपुर से बीटेक एमटेक PhD किया, वहाँ मैंने काफी साल पढ़ाया भी, मैं भी उसके एलुमनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैं वहां जाता हूँ तो मुझे मेरा फील आता है कि मेरा कॉलेज है, मैं वाली फील आती है। वैसे मुझे आया तो मुझे यहाँ पे मैं वाली फील आई है, मेरा स्कूल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फादर से कि एक एनवायरनमेंट दिया जाए मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, बाकी निश्चित मानिए हिंदुस्तान का पहला स्कूल हो सकता है आपका जो यहाँ से मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बच्चे निकाल सके। स्टूडेंट मतलब मेरी इन बच्चों से बात हो रही है, दिख जाता है, और बात करने पे कॉन्फिडेंस नजर आता है, इतने साल के एक्सपीरियंस से तो पता लग जाता है बच्चों में पोटेंशियल है या नहीं है। देखिए एक अभी स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं मैथमेटिक्स मॉडल्स के थ्रू पढ़ने का। फ्री टाइम होगा फादर से बात करेंगे, क्योंकि हमने भी एक लैब बना रखी है, मैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्क्रीट होगा, मैं कहीं से कहीं चला जाऊंगा क्योंकि समय कम है, छोटा छोटा बता दें। हमने एक लैब बनाई है बेटा, उसमें 5 टाइप्स की लैब है। लेबोरेटरी पब्लिक डोमेन के लिए नहीं खुली हुई, हम लोग R&D कर रहे हैं कोई 25 साल से, 25 ईयर से। मेरे बच्चों की जो ग्रूमिंग है, और हमने गवर्नमेंट स्कूल में भी थोड़ा काम किया है, एलन के टॉप बच्चों के साथ भी काम किया है, डेफ डम ब्लाइंड बच्चों के साथ भी काम किया है, और लैब डोनेट करते थे गवर्नमेंट स्कूल में। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा एक मॉडल थोड़ा सा बनाया ढंग से, जिससे आपके जो सिलेबस है उसके साथ सिंक हो पाए। इसमें 5 लैब्स हैं। पहली है पजल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए। पजल का मतलब कितनी पजल सॉल्व करी है अभी तक आपने, कौन कौन सी ये बताएंगे, रूबिक क्यूब के अलावा? सर न्यूज़पेपर्स में आती थी ना, वो तो सुडोकू हो गया या क्रॉसवर्ड्स हो गया, यही किया, इसके अलावा नहीं देखा। और
आप भी करिए, ऐसे कभी कोई क्वेश्चन लग गए, एनडी की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा वो वाला रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, वो पजल्स नहीं है। पजल हार्ड पजल्स आपने देखी, देखिए पजल सेक्शन हम लोगों ने कोई पूरे ग्लोब में कोई 1000 प्लस पजल्स पे रिसर्च किया, फिर मुझे लगा कि यार 125 130 पजल्स ऐसी हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, वो पजल हमने बनाई। और हम क्या करते हैं, जो भी पजल बनाते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम हमारी मैडम पे करते हैं, क्योंकि इन्होंने उसको अगर सॉल्व कर दिया, उसको समझ लिया, तो पूरे हिंदुस्तान में सबको समझ में आ जाएगा। तो वो हम लोग डेली सुबह चाय के साथ पजल ही खेलते हैं। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप की पजल्स हैं, वो मैं घर जाता हूँ बना के, फिर हम लोग उस पर जितना भी बॉटल होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं जिससे एक स्मूथ हो जाए वो पजल, तो उस पर काम करते हैं। ऐसे 125-30 पजल्स हैं हमारे पास, उस पर काम है। और कई पजल ऐसी जो महीनों तक सॉल्व नहीं होगी, मजा बहुत आएगा। स्क्रीन टाइम कम करने का, डिजिटल डिटॉक्सिंग का, क्योंकि घर जाते ही मोबाइल लेते हैं या पढ़ने बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आप देखिए, आप तो आइडियल बच्चे हैं यार, वैसे बच्चे क्या करते होंगे? मोबाइल अच्छा टीवी का भी है, हाँ तो गेम और टीवी, तो ये डिजिटली डिटॉक्स करने का हमारे पास मेथड अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स कहते तो हैं बच्चे को कि यार है ना मोबाइल कम देखो, अच्छा वो खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, वो भी करते हैं। हमने जब हमारे बच्चों की तैयारी कर रहे थे, हमने उनको कहा, तो बेटे ने कहा आप भी तो देखते हो, हमने 6 साल टीवी नहीं देखा, 6 साल अखबार नहीं पढ़ा। और ऐसा नहीं, पब्लिक डोमेन में कॉलेज चला रहे थे, लाखों बच्चे पढ़ाए, इतनी सारी बुक्स लिखी है, इतने सारे बच्चों को डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़ाया, तो कनेक्टेड थे। लेकिन अवॉइड किया यार कि सही कह रहा है, वो अगर 15 आवर्स ए डे पढ़ता था तो 16 आवर्स ए डे में हम पढ़ते थे उन्हीं के पास में बैठ के। सारी जो बुक्स आपने सोची होंगी ना सब सॉल्व कर दी। मैंने मेरी जेई की प्रिपरेशन में नहीं की थी, फिलिप कॉ से लेके जितनी बुक्स हमें मिली उसके सॉल्यूशन बना दी। कईयों के सॉल्यूशन तो अवेलेबल भी नहीं है, कईयों ने कहा कि वो बुक्स हमें मतलब सॉल्यूशन दीजिए। फिलिपो का नाम आप मैथमेटिक्स में आप करते होंगे तो आपने सुना होगा, बाकी तो सब नॉर्मल बुक्स हैं, सब ऐसे लोनी और ये सब कुछ है, ये तो सॉल्यूशन हॉल एंड नाइट मिल जाता है। तो वहां से ये सारी जर्नी शुरू हुई। तो हमने पजल्स वाला सेक्शन बनाया, मुझे लगता है जरूरी है, इससे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, एक आध क्वेश्चन हर जगह पे आपको मिल जाएगा उसका। सेकंड जो सेक्शन है जो हम लोगों ने डिजाइन किया वो था एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या आपका मैंने जैसे अभी आपको मैकेनिक्स के बारे में अभी हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा, प्रेशर फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स हुआ, ये फील आना बहुत जरूरी है। अगर फील लगा तो क्वेश्चन के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये सब चीजें जरूरी है। इस पे हमने एक एक्सपेरियंशियल लर्निंग लैब बनाई है। थर्ड सेक्शन है हमारे विजुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे मैंने 2 फॉर्मूले पूछे थे, a+b का होल स्क्वायर और मैंने a+b+c का होल, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अगर इसका वर्किंग मॉडल हो और ऐसे हजारों मॉडल्स हो जो आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आपने मैथ्स देखा है, ऐसे क्या दिख रहा है आपको और क्या बोलेंगे सर? सर्कल। देखिए यही वाला सर्कल मैंने एक छोटे बच्चे को दिखाया जिसको मैंने सर्कल नहीं पढ़ाया था, तो उसने कहा सर ये तो मेरी मम्मी की बनाई हुई रोटी है, अरे ये तो मेरे भैया की फुटबॉल है, अरे ये तो मेरे नाना आना ऊपर चंदा मामा दिखाते हैं वो है। तो देखिए उसने एक ही चीज के 10 ऑप्शंस बता दिए। लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेट होते गए, हमारी जो सोच है वो बड़ी नैरो डाउन हो गई। क्या हो गया? ये सर्कल। यहाँ पे इनोवेशन फेल हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करें, इसीलिए लैब बनाई। फिफ्थ जो लैब है हमारी, फोर्थ बता चुका हूं मैं आपको। फोर्थ मेमोरी टेक्निक्स है। मेमोरी टेक्निक के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, उसमें कोई भी बुक होती है, उसमें 3 कंटेंट होते हैं, 1 इज टेक्स्ट, सेकंड 1 इज नंबर एंड थर्ड 1 इज डायग्राम। हम नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर की इमेजेस दिखती है क्या आपको? दिख जाती है 1 2 3। अब 939 की इमेज बनी, 939 बना होगा। इमेज का मतलब देखिए जो ब्रेन है वो टेक्स्ट प्रोसेसर है या इमेज प्रोसेसर है? जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी याद रहती है, लेकिन जो कंटेंट पढ़ते हैं टीचर कहता है बार बार इसको याद रखना है, वो हम भूल जाते हैं। हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब अगर आपने जो भी बुक में पढ़ा उसकी इमेज बना दी है तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहेगी या भूल जाएंगे उसको आप? चलिए अभी पूछते हैं आपसे। अच्छा कनेक्ट कैसे करना है वो भी बताते हैं। गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर। इतने साल छुट्टी मारी है आपने, 2 अक्टूबर को छुट्टी दी गई है। ईयर कौन सा था? सही है, एक बच्चे ने कहा 1869, बहुत बढ़िया। अच्छा ये रटा हुआ था या इमेज क्लिक हुई है? रटा। अच्छा जब जैसे ही मैंने गांधी जी के जन्म के लिए बोला तो मुझे एक इमेज क्लिक हुई, मुझे लगा था वेरी गुड बॉय। क्या क्लिक हुआ? छोटे थे तो था वेरी गुड बॉय थे, बदमाश नहीं थे, बहुत प्यारे बच्चे थे उस समय। टी का कोड 1 होता है, बी का 8 होता है, जी का 6 होता है, बी का 9 होता है। तो क्या हुआ? 1869। अच्छा गांधी जी का देहांत हुआ था कौन से दिन हुआ था? 9 डिजिट में। और ये कितने का है? अब प्रॉब्लम कहां पे है ये मैं समझाता हूं आपको। देखिए कंटेंट था,
लेकिन हमने उसको अप्लाई नहीं किया। ट्रिलियन में नहीं आएगा, बिलियन से स्टार्ट होगा, 7 बिलियन और उसके बाद में मिलियंस में, क्योंकि 10 डिजिट है ना। चलिए, अब क्योंकि हमने उसको अप्लाई नहीं किया तो हम उस कॉन्सेप्ट को भूल गए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मनन इसलिए याद आ रहा है कि मैं मनन का मोबाइल नंबर इसका नाम रख दूं तो 2 साल बाद ये मनन नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा नाम क्या, तो कहेगा 798536। हाँ या ना? जब तक आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे उसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज। ये लाइन लिख लीजिए कहीं पे। अगर किसी भी चीज को आप यूज नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। ये काम कैलकुलेशन के साथ होता है। मैं आपको बताता क्लास 12 वाले बच्चों का मैथमेटिक्स वाली बात आई थी कि जेईई नीट के अंदर जो कैलकुलेशन हैवी हुई है। देखिए, डेली 17 to 20 मिनट्स आप कैलकुलेशन भी दीजिए। कैलकुलेशन में ऑपरेटर्स, मुझे जो ऑपरेटर नजर आते हैं वो आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, अंडर रूट, क्यूब रूट, फैक्टोरियल और लॉग। कितने ऑपरेटर्स हुए? 10। हर दिन एक देते हैं, महीने में 30 डेज होते हैं, हर ऑपरेटर पे 3 डेज आ जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं सिर्फ 30 दिन हमारे सिस्टम पे चल लीजिए, हम आपको जो बताएं, 30 दिन बाद आपको कभी भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ये अबेकस है, ना ये प्योर वैदिक मैथमेटिक्स है। ये वही सिस्टम है जिसपे आप वर्टिकली पढ़ते हैं और हमने उसको हॉरिजॉन्टली बिछा दिया। मैंने आपसे कहा जैसे लाइक 69 का मुझे क्यूब चाहिए, तो वैसे तो निकल जाएगा। वैसे कैसे और कितना टाइम लगेगा? मैं अभी पेन कॉपी दूंगा आपको, तो पूरा सही बताइएगा। 1-2 मिनट। अच्छा, अगर ये 1-2 मिनट आपके एग्जामिनेशन में, जब भी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे जेईई नीट के लिए, आईपी मैथ के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए, अगर ये 1-2 मिनट ऐसे 5-7 जगह पे बचा लेते हैं आप, तो कितना टाइम बच जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा। अब उसमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सर। अब मैं आईआईटी बॉम्बे का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 100 मार्क्स की पेपर है, एक बेस ले लेते हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने नंबर पे आईआईटी बॉम्बे में कोई भी ब्रांच मिल जाएगी? 100 मार्क्स का पेपर है आईआईटी बॉम्बे का सर, 40 to 50 है। सही कहा इन्होंने। अगर 50% मार्क्स है तो आपको एक आईआईटी बॉम्बे का डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हो सकता है अगर पेपर टफ हो तो इलेक्ट्रिकल भी आ जाएगा ना, और बहुत ही किस्मत अच्छी हो तो आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं। यानी आपको 100 में से सिर्फ 50% क्वेश्चंस का सही जवाब देना है। यानी आपके पास अगर पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स है तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? पूरा 6 आवर्स हो गए ना, डबल हो गया। आप आधे ही पेपर सॉल्व कर, अरे डबल हो गया। हाँ, आधा पेपर सॉल्व करना है तो एक तरह से आपके पास 6 आवर्स हो गए। अब उसमें से भी आपने 5-5, 10-10 मिनट हर पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन में बचा लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिलेक्शन की? एकदम से बचा दिया। आपने 2-2, 4-4 मिनट हर क्वेश्चन में बचा लिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? इन्होंने बताया कि कैलकुलेशन पास होगी तो बढ़ेगी। अब आप क्योंकि क्लास 12 में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्लास 10 तक अगर आपके पास सारे स्क्वायर, सारे क्यूब, अंडर रूट्स, तो आपके लिए ये जो जर्नी है वो आसान होती है, मुश्किल होती है? बहुत ईजी। देखिए, जब जेईई की तैयारी करने गए थे तो इनका मोमेंटम ऐसा था हैवी, आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस की एक सीट तो भाई की है, ये होगा नहीं होगा, क्या था? यस सर। और जब ये इतना मोमेंटम आई था तो टॉपिक पढ़ाया गया था लॉग, मॉड। क्या पढ़ा रहे थे? लॉग, मॉड। बच्चा, जिसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। और जैसे इनका जब थोड़े दिनों बाद इनको पहले दिन टीचर ने कहा पूरी पीरियड टेबल याद करके आओ, इतने 30 तक के स्क्वायर, अंडर रूट्स की वैल्यू, अंडर रूट 11 कितना होता है भाई साहब? 11 का लेमन होता है, लेमन मोदक जैसा दिखता है, m का बोर्ड 3, d का 1, k का 7, 3.317। सही है गलत है? 3.317 11 का। हार्डली क्या टाइम लगा यार, विजुअलाइज एक इमेज बनी और सॉल्यूशन हो गया, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। निकालने का तरीका थ्रू स्पीड कैलकुलेशन और मेमोरी ट्रिक से उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि कैलकुलेशन एक बेस है आपके लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 to 10 तक का जो बच्चा यहाँ अवेलेबल है वो कम से कम 10 to 20 मिनट स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी कैलकुलेशन पे दे। अगर आपके पास वापस आपको रिवाउंड कर दें तो आप कैलकुलेशन करेंगे या छोड़ देंगे? अच्छा, ये बात अब समझ में आई है या पहले समझ में आती थी? अभी समझ में आता। पता चला है। अब एक चीज और देखनी है, अपने जो बॉसेस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, इनसे जरूर पूछिए अगर आप आगे कंपटीशन के लिए सोचते हैं तो, कि यार अभी हम लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा करें क्या? अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जो मेरे समय भी था और आज भी है, किसी भी चीज को याद करने के लिए कितने तरीके होते हैं? बार बार लिखना होता है, बार बार बोलना होता है, या इसके अलावा भी मेथड है? बार बार लिखो, मतलब जो चीज याद करनी है पहले याद करो, फिर लिखो। ये सबसे बड़ा मिथ है
कि किसी चीज को बार बार बोलने से वो चीज याद हो जाती है। थ्रू मेमोरी टेक्निक्स आप लोग उसको परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ये तो समझते ना, तो भगवान ने एक ही ब्रेन क्यों नहीं बनाया यार? ये क्यों लेफ्ट और राइट का चक्कर रखा, एक साथ ही कर देते? हार्ट भी तो एक है, ऐसे लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट होता है क्या? है या ना होता है? मेरे एक ही है नहीं, वो चैम्बर्स तो होते हैं, हार्ट एक ही है ना, इसमें भी खूब सारे चैम्बर्स होंगे, कर दिया ना उधर, तो उसका कोई लॉजिक होगा। देखिए लेफ्ट ब्रेन लैंग्वेजेस पे है, राइट ब्रेन आपकी एनालिटिकल पावर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बेसिकली स्टोरेज है। तो स्टोरेज के साथ क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आधार कार्ड के लिए बोला, आपको याद नहीं था। देखिए समस्या क्या हुई, हमारे पास अगर कैपेसिटी ऑफ ब्रेन 100 है तो हम लोग 2-3%, 4%, हार्डली 2, 3, 4, 5% मैक्सिमम, आइंस्टाइन सही 5-6% यूज करते होंगे, तो बाकी का ब्रेन हम लोग यूज ही नहीं करते थे। फिर आ गया ये, क्या आ गया हमारे पास, और ये गारंटी है कि सबका आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड का फोटो इस मोबाइल पे होगा। मैडम सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अच्छा मैं मैडम से जानना चाहूंगा, जिस जनरेशन में ये थे, मैडम आपकी कॉलोनी में जब आप छोटे थे, इस एज में थे, कितने फोन हुआ करते थे? हार्डली एनी सर, लैंडलाइन फोन भी नहीं था। मैडम बता रही है लैंडलाइन था, मेरे घर में लैंडलाइन था तो मेरी पूरी कॉलोनी वाले पीपी नंबर लिख देते, पड़ोसी का फोन या पास वाले का फोन, पीपी नंबर बोलते थे। अब हर घर के अंदर हर के पास मोबाइल है या नहीं? तो ये शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की शेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। आज जो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन में हम लोगों के पास 3 कार्टून कैरेक्टर्स थे, चाचा चौधरी, पिंकू और पिंकी और साबू। आपके पास हजारों है, आपने बहुत सारी चीजें की, यानी आपके पास इमेजेस बहुत है। और अभी भी आपने बोला कि आपका ब्रेन इमेज प्रोसेसर है। अगर इमेजेस को एग्जिस्टिंग चीज के साथ कनेक्ट करना सीख गए, इमेजेस बहुत सारी है, कनेक्ट करना सीख गए, तो आपके पास भी बहुत सारा डेटा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पीरियड टेबल से अलग हटा के। वॉर्स के बारे में खूब पढ़ा होगा, कोई भी वॉर याद आ रहा हो तो बताइए आप। वॉर या युद्ध जो होते हैं, बैटल ऑफ प्लासी में, ये क्लास 12th में तो ये मिस्टर पलासी के बारे में पढ़ के गए होंगे नहीं होंगे? मैं पूछना चाहूंगा भाई कौन से सन में हुआ था? पंबल मार गए भाई साहब, आप तो बता ही दोगे। 70 वो तो 100 साल है उसमें यार, 01 से लेके 1900। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए। देखिए मैंने इमेज याद रखी, पलासी से मुझे खलासी याद आया। खलासी याद है ना, जो ट्रेन में बस में और साथ में बगल में खड़ा था, वो क्लॉक बांधता है। क्या बांधता है? सी का कोड 7, एल का 5, के का 7, 1757। गलत है सही है? सही हो गया। अब भाई साहब अगर क्लॉक याद रह जाती तो डिकोड करके बता देते, नहीं बता देते? नंबर याद नहीं होते, मैंने अभी भी बताया। इन्होंने कहा नंबर, मुझे इमेज दिखती है, इमेज नहीं दिखती, आपको नंबर दिखता है। नंबर की इमेजेस कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर आप उसके थ्रू जाएंगे, हम एक दिन सेशन लेंगे इस बारे में, आपको बताएंगे नंबर की इमेजेस कैसे बनती है। क्योंकि इमेजेस बनते ही सारे स्क्वायर खत्म, सारे अंडर रूट खत्म, सारे क्यूब्स खत्म, ये मेमोरी टेक्निक की बात कर रहे हैं, सारी डेट्स खत्म। अच्छा अभी पाई डे बनाया गया था थोड़े दिनों पहले। बेटा पाई क्या होता है बताएंगे? व्हाट इज पाई? इनसे पूछते हैं थोड़े। देखिए आज इनकी रोस्टिंग हो रही है, लेकिन ये मानिएगा ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रोस्टिंग बेसिकली आप ही की हो रही है, ये सिर्फ मनन अकेला नहीं है। अच्छा व्हाट इज पाई बेटा? पाई इज इरेशनल नंबर, वेरी गुड। 3.14 approx। ये वैल्यू बताई उन्होंने। देखिए अभी भी काम की बात नहीं बता रहे। व्हाट इज पाई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा वही इरेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन बेटा ये अभी भी डेफिनेशन नहीं है। नहीं मैडम वो एक ड्रॉप लाए थे अपन, वो दे दीजिए अगर हो तो। आप ही आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ। देखिए एक छोटा सा सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है, दिख रहा है आप लोगों को? बेटा इसमें कितने पार्ट्स हैं बता दीजिए एक बार, दोनों ढंग से देख लीजिएगा। एक बार उंगली रख लीजिए, जैसे यहाँ पे रखा उंगली, फिर इसको काउंट कर लीजिए कितने ये देख लो एक बार। ये पता है ढंग से देख लिया? हाँ दिया था, अरे वाह, तो मिले हुए हो। ये 20, हाँ ये इसमें कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। अच्छा ये एक छोटा सा एक इसमें एक और है, ये देखिए। अब इसका देखिए डायमीटर के बराबर है या नहीं? इन्होंने कहा डायमीटर के बराबर है, यानी एक सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 22 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक इनको एक स्टिक दी है, जो स्टिक किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है। मैं इनसे कहूंगा इसके सर्कमफेरेंस पे इसको रोटेट कीजिए। मैंने इसको यहाँ पे रखा
और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया, दिख रहा है, इधर आके देख लीजिए, इधर दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया और मैं इसको इस तरीके से लेके गया, ये यहाँ पे खत्म हो गया। कितनी बार गया है ये? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी टाइम्स गया है? 7 टाइम्स। तो आपका जो पाई के बारे में हम बोलते हैं, व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी इस पाई की? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। 22/7 इसका आउटकम है और वो भी प्रॉपर नहीं है, अप्रॉक्स है। पाई की कितनी वैल्यू याद है आपको? 3.5 मतलब 2 डिजिट, मुझे 200 डिजिट याद है इसकी, और वो भी एक दिन बच्चे ने कहा कि याद नहीं होती तो हमने याद कर ली थी। हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगे। और कैसे याद की? पहला जो होता है वो टर्टल पंचोटी है, टी का कोड 1, आर का 4, टी का 1, एल का 5 होता है, पी का 9 होता है, एन का 2 होता है, एल का 5 होता है, सी एच का 6 होता है, एम का 3 होता है, एल का 5 होता है, बी का 8 होता है। तो पूरी लाइन आ गई, इसमें 10 डिजिट हो गई। ऐसे 10 डिजिट और है, 10 डिजिट और है, ऐसे याद करना है। सेकंड होता है शू होता है, तो पीसीबी में पी का कोड 9 होता है, सी का 7 होता है, बी का 9 होता है। ऐसे डिजिट की इमेजेस बना के हम लोगों ने पाई की वैल्यू याद करी। ये चीज समझ आई। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे और पूछना चाहूंगा। बेटा एक रेडियन तो सुना होगा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। अब मैं छोटा पूछूंगा बच्चे कि 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? डिग्री 1 रेडियन इक्वल्स टू। अब ये क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। मैंने कहा है पानी की बॉटल चाहिए तो घर चले गए, और घर गए, घर पे कहा कि कॉपी चाहिए तो स्कूल आ गए। सीधे बताइए, रिलेशन बताइए इसका, बहुत काम आता है। 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? ये रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पहली बेसिक है। 1 फीट इक्वल्स टू निकालते हैं या अपन 3 फीट इक्वल्स टू निकालते हैं। तो 1 जो रेडियन होता है, रेड कब हो जाता है? चेहरा रेड हो जाता है तो हम कौन सी क्रीम लगाते हैं? लेग में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? याद करना है। एल का कोड क्या होता है? 5, के का क्या होता है? 7, एम का 3, तो दैट इज 57.3। कितना होता है? तो 1 इक्वल्स टू 57। तो ये सब चीजें आपको याद कब होगी? जब आप इमेजेस बनानी सीख जाओगे। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया व्हाट इज पाई? इरेज अभी भी बताया था, क्या होता है? Diameter. तो इस तरह के जो प्रॉप्स होते हैं तो आपको याद रहेगा। अब एक ऑब्जेक्शन स्किल पे और बात करते हैं। किसी के पास करेंसी नोट है? करेंसी नोट ये तो घर का ही है मैडम, ये रहने दीजिए। करेंसी नोट, अरे वाह, और थोड़ा बड़ा वाला दो यार। करेंसी नोट सर, कोई हिंदुस्तान का कोई डॉलर होगा कुछ, वो भी दे दीजिए, बताते हैं कुछ उसके बारे में। करेंसी नोट किसी के पास? हाँ दे दो बेटा, वापिस लौटा देंगे ईमानदारी से। लिया इसको इधर। करेंसी नोट मैम किसी के पास नहीं? सर हे भगवान नहीं सर ले रहे सर ईमान सर के लिए तारीख को बता दीजिए उसको। देखिए ये बात पक्की है, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये करेंसी नोट डॉक्टर एलियस की पॉकेट में जाएगा, तो अब आप संभाल लीजिएगा ये। अच्छा, इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं मुझे बताइए आप। इसमें सबको पता है गांधी जी हैं और ये नोट उड़ता भी है ना। गांधी जी ने चश्मा पहन रखा है और चश्मा उतार के कहीं लगा भी रखा है। देखिए स्वच्छ भारत भी लिखा हुआ है, ये भी आपको पता है। 500 का हाँ ये बना। अच्छा अभी बात करेंगे इस बारे में। इन्होंने कहा एक डायग्राम भी बनाया, एक पिक्चर है इसके अंदर, और कुछ आइडेंटिफायर होता है इसमें। मतलब इन्होंने कहा इसमें कुछ ब्रेल सॉर्ट ऑफ कुछ भी लिखा हुआ है जो ब्लाइंड बच्चा देख सकता है, और तो वो देखता नहीं है वो आप, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों पे हमारा बहुत अच्छा काम है, तो वो ऐसे मेजर करके देखता है कि हाँ ये नोट कितने का है, क्योंकि उसको लेंथ का मेजरमेंट होता है हाथ में। वो कभी भी सॉफ्टवेयर यूज करके इसकी वैल्यू नहीं निकालता, पता नहीं क्यों बनाया गया सॉफ्टवेयर, मुझे तो लगा नहीं कोई यूज करता होगा इसे। और कुछ? और सर ये आइडेंटिफाई बोलता है कि नकली तो नहीं है ये। अच्छा वो तो बता दिया हुआ। देखिए नकली का तो बहुत ही आसान है। आप गांधी जी का चश्मा है, इसको मोड़िए और इस तरह से दबाइए, अगर चश्मा टूट गया तो नकली है और चश्मा नहीं टूटा तो असली है। ये तो हो गया। इसके अलावा बहुत मुश्किल होता है पहचानना। अच्छा बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले तो आपको इसका फिगर याद होना चाहिए, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? रेक्टेंगल है। तो कभी आपने इसका एरिया और पेरीमीटर निकाला क्या? वो सब मान लिया, वो ज्यादा काम का डेटा नहीं है, क्योंकि नंबर तो हर जगह अलग अलग होगा। कुछ इसमें कांस्टेंट वैल्यूज है, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
देखिए इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में कोई बताएगा क्या, कितनी लंबाई थी चौड़ाई है इसकी? एनीवन? हाँ, सबका बताएंगे आपको, नहीं लेकिन याद होना चाहिए हमारी। अच्छा, हम लोग इसी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं सर मैं तो देश सेवा करूंगा मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई खाने पीने के लिए तो चाहिए होंगे। और क्या जानते हैं इसके बारे में? रेक्टेंगल तो हो गया ना, हमें लंबाई पता है, नहीं लेंथ पता है, ना इसकी विड्थ पता है, आया ना? कितने पेरीमीटर निकाले हैं, कितने एरियाज निकाले हमने मैथमेटिक्स में। ये हमारी ऑब्जर्वेशन, इसके लिए हमारे पास कुछ चीज आती है तो हम उसको देख नहीं पाते। ये बताया गया है। मैडम टाइम बता दीजिएगा, बोलते बोलते बहुत ज्यादा टाइम ही हो जाए। देखिए मैंने कैसे याद किया मैं बताता हूँ। जब ये नोट बना होगा तो इससे पहले तो अपना जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोग पे राज कर रहे थे। तब इंडिया आया होगा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू साहब। उनका निकनेम क्या था? चाचा। CH का कोड 6, CH का कोड 6। तो यहाँ से आकर की जो इसकी डिस्टेंस होती है वो चाचा नेहरू से याद कर रखी है मैंने, वो होगी 66। कितनी हो गई? अब आता है 500। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इस नोट में? 500। अगर 500 लोग सुलाने हो तो 1 BHK में सुलाएंगे, किले में सुलाएंगे? किले में। बड़ा चाहिए। किला कौन सा है? लाल किला। तो इसमें कौन सा फिगर बना हुआ है? रेड फोर्ट बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है। अच्छा, अब लाल किले के सामने क्या देख, सरदार जी की शॉप है, वहाँ लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, मैं पी के आया, बहुत अच्छी, आप भी जाए तो पिएगा। L का कोड 5, S का 0 मींस 150। यहाँ से आता की डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी? 150। कितनी होगी? 150 mm। तो क्या हुआ इसका मेजरमेंट? 66। तो यहाँ से आता की डिस्टेंस होगी, क्योंकि चाचा से निकला है, लस्सी से क्या निकला है? 50, 1 आगे लगा दीजिए 150। और 500 लोग हैं तो कहाँ सुलाएंगे? किले में। तो तीनों चीजें याद हो गई आपको। अब हम इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। इस पे कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई है। तो देखिए एक बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो शेड्यूल उसके अंदर लिखे हुए। तो कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिखी हुई है वो याद होना चाहिए, और कितनी लैंग्वेजेस है। तो बेटा अपन मदर टंग बोलते हैं, फादर टंग बोलते हैं? कोई है फादर टंग बोलने वाला? अच्छा, मदर नानी से आती है, दादी से आती है? N का कोड 2, N का कोड 2। तो कितने हो गए? 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस है शेड्यूल में? 22। अच्छा, इस करेंसी नोट में लैंग्वेजेस लिखी हुई है, तो कितनी लैंग्वेजेस लिखी है? SST भी कनेक्ट हो गया। मैं ऑब्जर्वेशन स्किल की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन सब चीजों को देख के चलेंगे तो आप एक ही जगह पे 4-5 चीजें याद कर जाएंगे। और ये क्लास 10th में आया होगा, आपने पढ़ा होगा, आया ना? शेड्यूल में लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेज। तो कितनी लैंग्वेज में लिखी हुई? इन्होंने कहा 22। हाँ बताओ बेटा, कितनी? 17 और 15। मतलब 15, 17 दोनों कैसे लिखी होगी? मतलब एक तरफ 15, एक तरफ। आप इधर आ जाओ बेटा, सही बता रहे हो आप। चलो भाई, बच्चे के लिए ताली तो बजा दो। मुझे लगता है थोड़ी देर में धीरे धीरे करके पूरा स्कूल इधर आ जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मंजीत। क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो मंजीत। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? चेस खेलते हो। अभी दिव्या के बारे में पता होगा, कौन है दिव्या देशमुख? देखिए टोटल 88 ग्रांड मास्टर निकले इंडिया में। कितने निकले हैं? मुझे फूफा से याद है, मैं मेरे फूफा जी चेस खेलते हैं। F का कोड 8, F का कोड याद रहेगा जिंदगी भर। 4th नंबर पे थी दिव्या। पहली 3 कौन है? कोरोना हम्पी, फिर उसके अलावा द्रोणा, तीसरा अभी प्रज्ञा की सिस्टर, और चौथी कौन है? दिव्या। दिव्या 19 ईयर्स ओल्ड है, 19 साल की बच्ची है, महाराष्ट्र से है, और उसने चेस में ग्रैंड मास्टर भी क्रैक किया। और साथ में कितनी देर में? ठीक है, 10 मिनट में अपन सम अप करते हैं। तो ये चीज समझ में आई। अब बेटा कितनी लैंग्वेजेस बताइए आपने इसके लिए? 17 या 15। तो देखिए या तो 17 कभी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, या तो 15 आएगा या 17 आएगा, आप श्योर नहीं है, लेकिन काफी नजदीक है ये। इन्होंने सही कहा। इसमें 15 लैंग्वेजेस देखी है। एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई है। टोटल शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस? 22। इसमें हिंदी इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश शेड्यूल में नहीं है। तो हिंदी लिखी तो टोटल लैंग्वेजेस हुई 15 + 1 दैट इज 16। 15 यहाँ लिखी हुई है, एक यहाँ लिखी है। तो कौन सी 6 लैंग्वेजेस है जो नहीं लिखी हुई? तो पहले तो हमें 22 लैंग्वेज याद होनी चाहिए। ये क्लास 10th में अगर आपने SST में लैंग्वेज वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी से बिल्कुल सही कहा इन्होंने। चैप्टर का नाम आपको अच्छे से याद है, लैंग्वेजेस याद है? नहीं याद है, याद होनी चाहिए। देखिए इसमें बोडो नहीं है, बी से बोडो, डी से डोगरी तो 2 नहीं है, मैथिली सैंथली नहीं है, और सिंधी नहीं है इसके अंदर, और एक है मणिपुरी, ये नहीं है। इसको भी लिंक करके हमने याद किया हुआ, 6 लैंग्वेज लिखी है।
तो जब आपने इसको देखा तो इसकी लेंथ देख ली, आपने विड्थ देख ली, एरिया पेरीमीटर निकाल लिया, फिर आपने देखा इसमें कौन सा इमेज है तो इमेज के बारे में बात कर ली, फिर आपने बात करी इसमें लैंग्वेजेस की। तो एक ही करेंसी नोट से आप 4 या 5 कॉन्सेप्ट याद करके जा रहे हैं। और ये निश्चित मानिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट के अगर आसपास 2-4 चीजें और लेके जाते हैं तो आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाएगी, गारंटी सिलेक्शन होने लगेगा। तो जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो वहां थोड़ा ठहरिए। अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो आप पहले स्पीड लेंगे या एक्यूरेसी लेंगे? झूठ बोल रहे हो आप तुरंत स्पीड बनाने की कोशिश करते हो, नहीं मैं सबसे पहले करूंगा, या आप धीरे धीरे करते हो? सही से बताइए। देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, होता है, अरे नहीं मैं सबसे पहले करूंगा। तो जब भी आप गाड़ी सीखते हैं तो 100 की स्पीड पे चलाते हैं या धीरे धीरे चलाते हैं? देखिए मेरी होगी तो मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, मुझे कोई देगा तो मैं तेज चलाऊंगा। तो होगा क्या, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखे तो क्या टेक अवे है, आप क्या लेके जाएंगे कि आपको उस समय क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है और इस पे नहीं करना है स्पीड पे। स्पीड अपने आप धीरे धीरे बन जाएगी। तो जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे चीज समझ आएगी तो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी रहेगी, क्योंकि इस बच्चे ने सही जवाब दे दिया तो हम 500 का नोट लौटा देते हैं। तो 500 लोग कहाँ सुलाएंगे, हम लोग किले में सुलाएंगे या 1 BHK में सुलाएंगे? और किला कौन सा है, फोर्ट कौन सा है? रेड फोर्ट। चाचा नेहरू से मैं कोट बता दूंगा आपको किसी दिन, चाचा और यहाँ से लस्सी की दुकान, याद हो गया। लैंग्वेजेस, मदर टंग। अच्छा लैंग्वेज को सेव करके बोलते हैं या बिना सेव करे स्टार्ट हो जाते हैं? बिना सेव। तो चाइनीज बोली पैसा तो सेव करते तभी बोल पाते हैं। एस का कोड 0 का 8 यानी 8 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज के बारे में लिखा है। फादर टंग बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं। फादर टंग कौन बोला? वो पापा के सामने बोलेंगे पापा हम तो फादर टंग बोलते हैं, आप हमारे बढ़िया हो तो हमें कुछ दीजिए, है ना। चलिए मदर टंग बोलते हैं। मदर नानी से आती है, दादी से आती है? इन्होंने कहा नानी से आती है। तो नानी का एन का कोड 2, एन का कोड 2 तो कितना हो गया 22। इसमें कितनी लिखी हुई है? 16 लैंग्वेजेस लिखी हुई है, 6 लैंग्वेजेस नहीं लिखी हुई है। ठीक है चलिए ये नोट सर ये ले लीजिएगा, जिसका मैडम को दे दे, हमने लौटा दिया है सर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा इसको कंक्लूड कर लेते हैं सारी चीजों को। देखो मैंने मेरी जर्नी बताई, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मॉडल्स बना के पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों की जर्नी थी वो भी मैं बता दूं, लगभग सारे ओलंपियाड निकले। अच्छा हम लोगों ने इसके अलावा भी काम किया, गवर्नमेंट स्कूल्स में काम किया। वहाँ के एक गाँव के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। एक NMMS एग्जाम होता है, आपने टैलेंट सर्च NTSE सुना होगा, पहले हुआ करता था, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। वैसे ही एक एग्जाम अभी भी होता है, NMMS नाम से, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा देता है। मेरा कॉलेज था कोटा में, मैं उसका डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों था। तो एक दिन हम लोग क्या है कन्या पूजन कराते हैं नवरात्रा में, थोड़ा सा एक वो रहता है। तो उस समय हम लोगों ने कन्या पूजन नहीं करा था, उनको भोजन नहीं कराया था। तो बड़ा मन व्यथित था, चिंता ने कहा कि कुछ करिए। आशिता ने बताया बोला पापा एक एग्जाम होता है NMMS, आप बच्ची को एक दिन ही क्यों खिलाते हो, आप ऐसा करिए ना वो अपने मन की इच्छा जब भी अच्छो, क्योंकि 1000 रुपए की स्कॉलरशिप एक दिन में, एक महीने में आती थी, 4 साल यानी 50,000 रुपए मिलता है, अराउंड 48,000। तो NMMS की तैयारी कराई। जिस गांव में मैं पहली बार गया उसका स्कूल हमने गोद ले रखा था। 8th क्लास में कोई 25 के आसपास बच्चे थे, 25 स्टूडेंट थे। उनसे बातचीत की तो उनको लगा कोई बाबू साहब आ गए अचानक, क्योंकि मैं भी पहली बार ही गया था, यार आज आए कल चले जाएंगे। हमने तैयारी स्टार्ट की, हमने सिर्फ 10 दिन तैयारी करी। सुबह जाते थे, मेरा वजन शायद उस समय 105 किलो था, खड़े होने में भी दिक्कत आती थी। 10 घंटे तक 10 आवर्स से डे किया, 10 डेज किया, 100 आवर्स में। उस गांव का जो कल्चर था वो बेसिकली इलीगल माइनिंग करता था वो गांव। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बम बनाना जानते थे, होता ना। मैं पहली बार गया, मैंने कहा उनसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो हम भी सिखाएंगे। मैंने कहा क्या सिखाओगे, बोलो बम बनाना। मैंने कहा हे भगवान। उस गांव का कल्चर चेंज हुआ, 25 के 25 बच्चे सेलेक्ट हुए सिर्फ 10 दिन की तैयारी से, इसी टेक्निक से। 10 के बच्चों को, क्योंकि उनके वो बच्चे आज भी कनेक्टेड हैं। मैं जिस दिन लास्ट दिन कुत्ता छोड़ रहा था तो मुझे उन्होंने बुलाया था, गांव वाले बड़ा सम्मान में, आज भी जाता हूँ वहाँ। तो ऐसा लगता है जैसे गांव में जो भी देख लेता है ऐसे नमस्ते करता है जैसे वो गांव को मैं, मतलब मेरा गांव है। तो बड़ी अच्छी फील आती है। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा वो था, 25 बच्चे सेलेक्ट हुए। जब मैं आ रहा था, नरेगा मजदूरों के बच्चे थे। ऐसा घर जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, यानी लाइट का बिल नहीं आता। ऐसा घर जिसमें पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का बिल नहीं आता। हार्डली 2-3 हजार 4,000 रुपए इलीगल माइनिंग से जो वो उनका ठेकेदार दे देता था और उनसे उनका घर का खर्चा चलता था, लेकिन विजन था। एक उन बच्चों ने मेहनत की। जब मैं आ रहा था लास्ट डे तो उन्होंने कहा सर इस गांव में अब आप पढ़ाने मत आना। मैंने कहा भाई क्यों मत आना, तो बोला इस गांव को अब हम संभालेंगे, आप दूसरे गांव को देखना। इस बार हम जयपुर में भी कोशिश करेंगे किसी एक स्कूल को गोद लेकर उसके साथ यही एक्सरसाइज दोबारा करने की। तो ये मैं बता रहा था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, देखिए ब्लेस्ड है।
एसी रूम्स में आप बैठ रहे हैं, क्लासरूम्स अच्छे हैं, इतना अच्छा स्कूल है आपका, आपके टीचर्स आपको मतलब काफी मेहनत कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर सीमा से बात हुई तो कनेक्टेड फील किया हमने। तो मुझे लगा कि टीचर मतलब मेरी 5-7 दिन से मैम से बात हो रही है, मैम ने कहा मैं बहुत कुछ कहा कि आप आइए, मुझे लगता था बच्चों से कनेक्ट करने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि मैं मेरे एलुमनी से करता हूँ। 40,000 लोग हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि हर 2, 5, 7, 10 दिन में 100, 200, 500 लोगों से कनेक्ट हो पाए। यंग बच्चे आते हैं, उनसे भी हम लोग MNIT में कोई 5000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो यंग बच्चों से हमें भी सीखने को मिलता है, मालूम पड़ता है बॉटलनेक्स क्या है लाइफ में, क्योंकि हमारी वेवलेंथ आपके लेवल में काफी फर्क आ गया, एज हो गई है तो हम कुछ और तरीके से सोचते हैं, लेकिन हमने आपको मॉड्यूलेट बहुत इजीली करते हैं। इनसे मिला, जैसे मेरी भी मनोज में 2-4 चीजें लेके जाऊंगा तुम्हारी, मतलब मैंने अभी बात करी, मुझे समझ में आया कि कोचिंग कल्चर में ऑल्दो में था, मैंने देखा सिस्टम की R&D की है तो मुझे पता, लेकिन मैं सीख के समझ के जा रहा हूँ कि यार ये 2-4 चीजें मुझे और बनानी है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिच है बच्चों में, जैसे स्पीड एक्यूरेसी में मुझे समझ आया, हो सकता है बच्चा पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है, स्पीड पे तो दोनों साथ में कैसे लेके चलना, उस पर वर्किंग मॉडल्स बनाएंगे। तो ये चीज अब आपको समझ में आ रही है कि पढ़ाई सिर्फ बार बार लिखने से याद नहीं होती, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, देखिए क्लास में आप आए तो टीचर ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, वो आपने वहीं देखा, समझ में आ गया, आपके पास याद करने का तरीका क्या होता है, या तो आप घर जाके फिर ट्यूशन चले जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर जो स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, सही से बताइएगा? काफी लोग हैं, जबकि मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए आते हैं जो कॉन्सेप्ट टीचर ने यहाँ पढ़ाया वही कॉन्सेप्ट दोबारा उसी तरीके से उन्होंने बताया या कोई और तरीका बता दिया। ऐसा होगा नहीं। देखिए प्लासी जो वॉर और प्लासी है वो सेम ही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि रिटेंशन रिट्रीवल के बारे में और बताया तो मैं 1-2 मिनट में इसको क्लोज करता हूँ। देखिए रिटेंशन का मतलब क्या है, जो टीचर ने पढ़ाया अगर आपके पास कोई मेथड है उसको अगर आप ब्रेन में रिटेन कर लेते हैं, तो जब रिट्रीवल का मतलब एग्जामिनेशन में आप जाएंगे तो रिट्रीव यानी ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। अब मान लीजिए मनन के घर गया और मनन ने कहा सर आइए मेरे घर आइए, मेरा घर बहुत बड़ा है। मैं आते ही मुझे कहा कि सर आप बाथरूम में बैठ जाइए, तो मुझे कहाँ बैठाएगा मनन, ये बताइए? इन्होंने कहा ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठाएगा। अब इन्होंने कहा साहब सोफा तो मैंने वहां बाथरूम में लगा रखा, वहीं जाना पड़ेगा, तो सोफा कहाँ लगा रखा मन? ड्राइंग रूम में। अब इन्होंने कहा सर आप रुकिए, मेरी गैस पे आइसक्रीम रखी है, मैं लेके आता हूँ। आइसक्रीम कहाँ से लाओगे मनन? इन्होंने कहा फ्रिज से लाएंगे, तो मुझे पता है फिर ये अपने पापा को लेके आएंगे कि पापा ये मेरे सर आए आप बैठिए, तो पापा भी सोफे पे बैठेंगे, पापा भी सोफे पे बैठेंगे मेरे साथ, फिर हम लोग बातचीत करेंगे, फिर मुझे कहेंगे सर आप चले जाइए किचन के रास्ते से। सर कहेंगे गेट से जाएंगे, किचन के रास्ते से कूद के जाना पड़ेगा। यानी इन्होंने बताया स्ट्रक्चरिंग कर रखी है। भाई मेहमान आएगा तो कहाँ बैठेगा? सोफे पे। सोफा कहाँ पर है? ड्राइंग रूम में। आइसक्रीम कहाँ रख रखी है? फ्रिज में या गैस पे? फ्रिज में रख रखी है। पापा भी आगे सोफे पे बैठेंगे, या पापा ऊपर से रूम से बोलेंगे और शर्मा जी क्या हाल चाल है? क्या बोलेंगे पापा? आएंगे ना? ठीक है। अच्छा मुझे जाते हो कूद के जाना पड़ेगा किचन की ड्रॉर से या फिर हमें गेट से? यानी आपने रास्ता बनाया। तो ब्रेन में जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है वो स्टोर तो रहती है लेकिन लोकेशन गड़बड़ हो जाती है। आपकी जो ब्रेन में रखी हुई आइसक्रीम है वो कहाँ पर है? फ्रिज में नहीं है। कहाँ रखी हुई है? तो उधर रखी है। जब भी एग्जाम खत्म होने के बाद वो याद आ जाती है, अरे यार ये तो यहाँ रखी हुई थी, गलती से कहाँ रख दी थी हमने? बाथरूम में रख दी थी। और मेहमान को कहाँ बैठा दिया था? बाथरूम में। और जाने के लिए कहाँ से कहा था? तो अगर आपने स्टोर करते वक्त स्ट्रक्चरिंग कर दी है तो मान के चलिए डेटा रहेगा। स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी एक दिन अपन बात करेंगे। अब मैं इसको और एक क्लास बाद और बोल दूं, खत्म करते हैं इसको, क्योंकि आप जिसको भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं आपका रोल मॉडल होगा। जैसे मेरे लिए रोल मॉडल मेरे पापा थे, मेरी मदर थी। मैं अमिताभ बच्चन साहब को बड़ा रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरे घर का सबसे छोटा आदमी हूँ। मेरी 6 फीट हाइट है। हमारे यहाँ 6.2 की लड़कियां मिलती हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब को तो हमने घर में ही देखा घूमते हुए, क्योंकि उनकी हाइट भी ज्यादा थी। हम उनसे रिलेट करते हैं, उनको बड़ा स्नेह करते हैं। तो मैं कुछ भी चीज याद करता हूँ तो मैं मेरे फादर को कोशिश करता हूँ उसमें इन्वॉल्व हो जाए, मेरी मदर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन साहब को, मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को, वाइफ को, क्योंकि इनके बिना तो हमारी गाड़ी नहीं चलती, इन्होंने कहा तो मेरा नाम 4 बार लेना। तो ये नहीं झूठ बोल रहा हूँ यार, मजाक कर रहा था। तो ये सब चीजें अगर आप कनेक्ट करके करेंगे तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। कैसे कनेक्ट करना उसके बारे में अपन सेशन लेंगे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब थोड़ा सा अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, देखिए बात बहुत सारी हमारे पास एम्पल, क्योंकि 25 साल से यही काम कर रहे हैं तो हम तो 25 दिन तक लगातार बोल सकते हैं। मैं एक फादर आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि हम लोग फादर जी
है ना। फादर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक पहचान बनती है। 2015-2015 में जब मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी थे। तो वो ये क्यों बनाते हैं कि उससे एक इंटरनेशनल पहचान मिल जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपन एंजलम इधर निवारू रोड पे अपन बनाए, जिससे एक सिर्फ, क्योंकि मुझे लगता है राजस्थान के किसी स्कूल में नहीं है, तो अगर आप इसके लिए कुछ एफर्ट चाहें तो मैं MNIT जयपुर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है वो मिलेगा। और ये हर साल बनाने की कोशिश करें। इस साल मैं आपको हेल्प करता हूँ, अगले साल आप कह दीजिएगा सर ये स्कूल के आने की जरूरत नहीं है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, हम कर लेंगे यहाँ पे। इस लेवल पे आप लोग आ जाएंगे। तो इस बार कोशिश करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ लाइफ रहेगा पूरी जिंदगी। जब आपकी नई जनरेशन आएगी कि हमारे दादाजी ने मतलब स्कूल में क्या बनाया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो इस पे भी थोड़ा काम करें। लैब के लिए मैंने कहा फादर आप मैथमेटिक्स लैब स्टार्ट करें, जिससे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग दे सकें कि यार मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मतलब ईरान भी हमसे आगे है कई ओलंपियाड्स के अंदर, उनसे बेटर हम लोग हैं, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग टाइप है। तो हम लोग कोशिश करें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन कर दें तो हम लोग उस पर भी कर पाएंगे। और मैं इन्वाइट करूंगा फादर आपको, आप हमारे सेटअप पे आए, एक R&D सेटअप है हमारा जहाँ मॉडल्स बनाते हैं आप। अच्छा, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब कोई भी पोर्टल लेकर आया तुरंत उसका वर्किंग मॉडल बना दिया। हमारे यहाँ कन्वर्जन ऑफ एनी आइडिया इनटू मॉडल का लीड टाइम बहुत कम है। अभी मैं सोच के जा रहा हूँ हाफ एन आवर में वो वर्किंग मॉडल तैयार हो जाएगा। हमारे पास सारा सेटअप है, लेजर कट मशीन है, 3D प्रिंटर्स है, लेथ मिलिंग शेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम्स हैं। हम एरो मॉडलिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे पास रोबोटिक्स का अच्छा सेटअप है। वर्किंग मॉडल में मैंने आपको बताया हमारे पास अच्छे ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोग ये जो भी कन्वर्ट करना होता है वो है, शौक है, हमारा कमर्शियल मॉडल नहीं है, हम अभी तक कमर्शियली कुछ नहीं करते। शौक है तो बनाए जा रहे हैं, जैसे लोगों को बहुत सारे शौक होते हैं, हमें बनाने का ये वाला वर्किंग मॉडल्स का बहुत बड़ा शौक है तो वो करते हैं। आपके भी आइडिया होंगे तो हम एक बार बात करेंगे। एक फादर एक रिक्वेस्ट होती, एक कंपटीशन होता है जो GST कराते हैं, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक, तो हमारे बच्चे देते हैं क्या वो अराउंड 5 स्कॉलरशिप्स होती हैं क्लास 6 टू क्लास 12 तक के लिए। तो इस बार वो कंपटीशन में भी बच्चों को पार्टिसिपेट कीजिए। एक मेरा फ्रेंड है जो इसका नोडल है, DST का एक बहुत बड़ा अधिकारी, मेरे ही बैच से, हमारा एलुमनी भी है और मेरा बैचमेट भी है। तो आप इस बार 5 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कीजिए यहाँ से, और हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चों को वहाँ से स्कॉलरशिप मिले, फिर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए वो लोग जाएं यहाँ से। तो उस पर भी 5 to 6 स्टूडेंट अपने मॉडल वर्किंग मॉडल पे कोई भी कॉन्सेप्ट दीजिए। कन्वर्जन ऑफ एनी आइडिया मान लिया, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आइडिया होगा वो सबमिट कीजिए। फादर मैं बात करूंगा सर से कि क्या इसका सिस्टम बनेगा, तो एक बार उसमें तो 5 to 6 स्टूडेंट इस बार, ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट होगा कि हम 5 से 6 बच्चे इंस्पायर अवार्ड मानेंगे। देखिए मजा बहुत आया आप लोगों से बात करके, और मेरी बोलने की थोड़ी स्पीड तेज है, हो सकता है कुछ चीजें इधर उधर हो गई हो तो और बात खत्म करते हैं हमेशा दो बात मैं हमेशा बोलता हूँ, रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट मदर। माँ भगवान ने भी हर जगह नहीं होता, तो माँ भेजिए बच्चों, उनका सम्मान कीजिए। उनकी उम्र हो रही है तो आपको जिद्दी नहीं बनना है, आपको समझदार बनना है। जब भी घर जाएं उनको हक कीजिए, उनको एहसास दिलाइए आप बहुत अच्छे हैं। खाना जब भी खाएं एक और मुंह में लेती जरूर बोले माँ खाना बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि आज वो है आपके साथ, आप लकी हो। हमने तो बहुत कम एज में हमारी मदर और फादर दोनों हमारे साथ में छोड़ के चले गए थे, तो अगर आप ये सब करते तो हमें लगेगा कि हमने भी हमारे मम्मी पापा के साथ में कनेक्ट हो गए। और राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वप्रथम, जय भारत, जय एंजलम। Thank you, sir. Today we have gained a lot from your experience and knowledge. Your guidance and work have surely inspired the young and curious minds. I now take the privilege of inviting Reverend Father Principal to kindly come forward and share a few words about today's enlightenment session. Dear and learned Ashish Datta Sharma and Mrs. Sharma, dear teachers and students, I hope that you had a very, very useful, productive session. You learned something for your life, I hope. Did you? Yeah. Wonderful. You know, it is, Ashish, though he looks very, very ordinary and simple man, but when you listen to him, you come to know that he is a bundle of a wealth of knowledge. So much knowledge in his head,
And I think he can go on talking for days and weeks together. It may never end because he has been training his children at home, homeschooling, and made models for each subject, each topic, each concept, and working models, and so creative. To be so creative and make it so easy for children to understand the concept with the help of working models. I think it is a great thing, and then he has attended KBC. And then he has made two Guinness World Records. Let's put our hands together in appreciation for him. The video that was played, that he said with Mr. Amitabh Bachchan, and the conversation between him and Mr. Amitabh Bachchan shows what a lovely human being he is. Down to earth and respectful to the whole humanity, and then love for whole everyone. If you don't have love for people, you can be so simple and humble to people. And honoring people, We have our own, one of our staff members, Mr. Raghuraj Singh. He too was a KBC member. He also sat in front of Amitabh Bachchan, competed the KBC competition, and won how much? He earned 6,20,000 or something. So, congratulations. I'm sure that more of our staff members will come in KBC and acknowledged for their knowledge. So hence, today I am deeply indebted to Mr. Ashish and his wife Sunita. Yes, for being with us and inspiring our children. It is not knowledge injected. It is more of inspiration that you can. It is not difficult. Just making it possible that yes, you also can. If I could, you also can. So to conquer, IIT is not a great thing. Conquer knowledge. Knowledge. See, you don't need to be extraordinary human being. It is your dedication, your passion for science and maths that makes you a learner human being. Thank you very much, sir, for your presence and inspiration to all of us. As a gesture of our gratitude and request, I request the Father Principal to kindly present a memento to Dr. Ashish for sharing his time, wisdom and insights with us today. Now to express our heartfelt gratitude to everyone who made today's session a success, I would like to invite Lokesh sir for vote of thanks. Good morning, everyone. It is indeed a great honor and privilege for me to deliver the vote of thanks on behalf of the St. Anselm's North City family as we bring this remarkable event to a close. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Ashish Dutt Sharma, a celebrated educationist, visionary, innovator, and an inspiration to countless learners and leaders across the nation. Dr. Sharma, your presence today has not only enlightened us, but also deeply inspired every individual in this gathering. Your achievements are a testament to your relentless dedication, innovative mindset, and passion for education and excellence. I'll use the word compassion for science. We are truly privileged to have had you share your insights, experiences, and wisdom with us. Thank you, Dr. Sharma, for gracing us with your time, for leaving us with thoughts that will resonate or long after this event concludes. I also wish to extend my thanks to our Father Principal,
the esteemed faculties, dedicated volunteers, and of course the students whose participation have truly enriched this event with immense respect and profound appreciation. We once again thank Dr. Ashish Sharma and his wife and wish him continued success in his endeavors. Thank you so much, sir.